हाँ तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में एक्जियोट्रॉप्स खत्म कर दिया था, बराबर। बच्चों अब जो चैप्टर में जो टॉपिक है वो आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बराबर। बच्चों मैंने पहले दिन जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तब आपको बोला था कि चार टाइप की क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, लोअरिंग वेपर प्रेशर, बराबर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ओके। और वो जो टर्म था बच्चों वो हमने राउल्ट के दूसरे नियम जो हमने पढ़ा, दूसरा नियम पढ़ा, उसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया था, बराबर। आपको मालूम भी होगा वो फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था, कौन सा, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 इज इक्वल टू X2, वो वाला फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था, ओके। चलिए अब जो बच्चों दूसरा जो हमारे पास है, अब तीन प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बनी, उसमें दूसरी कौन सी आती है, इलेवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो तीसरी जो आती है वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट वाली है ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। तो बच्चों आज हम लेक्चर में दो टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे आज, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। बच्चों आज का जो लेक्चर है वो थियरी के बेस के ऊपर है, बराबर। तो न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में देखेंगे, बराबर है, न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन बच्चों आज जो दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको दो फॉर्मूला मिलेंगे, बराबर। वो दो फॉर्मूला बच्चों बराबर लर्न करना, बराबर, क्योंकि अगले लेक्चर में हम जब न्यूमेरिकल देखेंगे तब उसमें आपको आसानी रहेगी, ओके। बहुत ही मोस्ट टाइम भी टॉपिक है आज का, बराबर। कई बार क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर एग्जाम के अंदर, बराबर, इस टॉपिक से। तो बच्चों बराबर ध्यान से पढ़ना। आज का टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक हमारा है बच्चों वो क्या है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके। चलिए बच्चों, इलेवेशन मतलब बढ़ना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें क्या होता है, बढ़ेगा, बराबर। कैसे बढ़ेगा देखते हैं। सो बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में जब एक्जियोट्रॉप्स पढ़ाया तब आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी थी, बराबर। एक बार फिर से मैं उसको रिपीट करता हूं। देखो यहाँ पे क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास बच्चों प्योर कंपोनेंट यानी कि प्योर पानी लिया हमने कोई एक बीकर में, बराबर। यहाँ पे मैंने क्लोज वेसल कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, वेसल क्लोज। चलो अब इसके ऊपर बच्चों जो वेपर, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लगेगा वो 1 atm के होगा, क्या होगा, 1 atm तक होगा, ओके। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का आपको अगर सही डेफिनेशन मालूम है तो कुछ डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है बच्चों। कौन सी डेफिनेशन, देखो, बॉइलिंग पॉइंट उसे उबालना ऐसा नहीं कहते, बराबर। जिस टेम्परेचर पे आप जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चला जाए तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते, ऐसा नहीं बच्चों। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, देखो, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये तो लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर भी होगा क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड है, बराबर। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, बराबर। मान लीजिए कि अब ये नॉर्मल कंडीशन में है तो पानी की जो वेपर निकलती है बच्चों, वो वेपर निकलने से पानी की सरफेस के ऊपर जो भी वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर कहाँ तक होना चाहिए, 1 atm तक होना चाहिए, बराबर। 1 atm तक हो जाएगा यानी कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर का इक्वल हो जाएगा तो क्या करेंगे, पानी की वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। कभी क्या होता है बच्चों, आप यहाँ से बॉइलिंग करते हो, बराबर, यहाँ से बॉइलिंग करते हो इसको, बराबर। तो क्या होता है, पानी धीमे धीमे वेपर निकलता है। वेपर निकालेगा तो यहाँ पे सरफेस पे वेपर भी बढ़ेगी, वेपर बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो वो वेपर प्रेशर बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाएगा, 1 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तक पहुंच जाएगा। तब पानी की वेपर है वो बच्चों वो निकलना स्टार्ट होती है। वेपर कम होगी, बराबर, वेपर प्रेशर कम होगा 1 atm से, तो पानी वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा। क्यों, पानी की वेपर तो निकलना चाहती है लेकिन एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको बिठा देती है, उसको ऊपर आने नहीं देती,
बराबर। इसके लिए धीरे 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 ये वेपर क्या होगी, इकट्ठा होगी, उसका प्रेशर जब 1 atm तक पहुंचेगा तब एटमॉस्फेयर का प्रेशर और वेपर का प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएगा, तब एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो पानी की वेपर को रोक नहीं सकती है, पानी की वेपर बाहर आ जाएगी। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। आपको मालूम है कि पानी में अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक जाए, बराबर, यानी कि केल्विन में 373 केल्विन ओके तक पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे कह सकते हो कि 373 केल्विन तापमान पे बराबर टेम्परेचर पे जो भी पानी का वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर वेपर के प्रेशर जितना होगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको? ओके। तो बच्चों अब ये हम क्या करते हैं देखना, बराबर। अब हम क्या करते हैं, पानी जितना ऊपर जो कंटेनर जो बीकर था आपके पास उसका वॉल्यूम जितना एक दूसरा बीकर लेते हैं, बराबर, क्लोज बीकर, उसके अंदर पानी ऊपर जितना लिया था उतना ही लेते हैं, बराबर। लेकिन बच्चों इसके अंदर हम सिर्फ पानी नहीं डालेंगे। मान लीजिए कि मैंने सुक्रोज डाल दिया इसके अंदर, क्या डाल दिया मैंने इसके अंदर, सुक्रोज, बराबर, सुक्रोज डालते हैं। चलो रेडी, क्या डाल दिया हमने, सुक्रोज। तो बच्चों क्या होगा सुक्रोज डालने से, ध्यान से समझना है इधर। यहाँ पे जब सिर्फ पानी था बच्चों तो ये सरफेस के ऊपर सिर्फ पानी के मोलिक्यूल्स होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे बच्चों, पानी के मोलिक्यूल्स होंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों कुछ बात अलग होगी, ये सरफेस पे सिर्फ पानी के मोलिक्यूल्स नहीं होंगे, पानी होगा, बराबर, और सुक्रोज के भी होंगे, बराबर, पानी सुक्रोज, बराबर है, पानी सुक्रोज, पानी सुक्रोज, ऐसे तरह से बच्चों क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे। ओके। अब क्या होता है देखो, ये वाले कंडीशन में सिर्फ पानी का मोलिक्यूल था, तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ ये वोलेटाइल कंपोनेंट है ना, तो वोलेटाइल कंपोनेंट के क्या होता है, सरफेस के ऊपर वोलेटाइल कंपोनेंट के मोलिक्यूल ज्यादा है, वोलेटाइल कंपोनेंट के मोलिक्यूल ज्यादा है ना, इसकी कंपैरिजन में। यहाँ क्या होता है बच्चों, ये वोलेटाइल है लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है। ओके, तो पानी की सरफेस है यहाँ पे, जो ये वाला सॉल्यूशन कहलाएगा, ये सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके मोलिक्यूलर कम हो जाएंगे। क्लियर, किसकी कंपैरिजन में, ऊपर वाले की कंपैरिजन में। यहाँ पे मोलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा वोलेटाइल, जो वेपर फॉर्म में जा सकता है, यहाँ पे वेपर फॉर्म में जो जा सकता है उसके मोलिक्यूल्स कम है। तो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम बनेगा ना, वेपर कम निकलेगी यहाँ से, वेपर कम तो वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर, इतना। प्योर कंपोनेंट के अंदर जहां यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर होगा उसके हिसाब से यहाँ तो कम ही होगा ना, यहाँ क्या होगा, कम होगा, लो होगा वेपर प्रेशर इधर, बराबर, इधर ज्यादा होगा। तो बच्चों ये सॉल्यूशन को आप यदि बॉईल करते हो, बराबर है, नीचे से बॉईल करते हो आप, तो बच्चों आपको 1 atm तक पहुंचने के लिए इसकी कंपैरिजन में इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है ऑलरेडी, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा था। तब आप इसको बॉईल करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे वेपर 100 डिग्री तक तो आप पहुंच जाओगे, तब तो उसकी वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बराबर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम है, तो आप 1 atm तक पहुंचना चाहते हो तो इसकी कंपैरिजन में इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। क्लियर, ओके। तो आपने इसके कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन बच्चों ये निकलता है कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट, बराबर, हमेशा सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम होता है, बराबर। यानी कि आप सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाल दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो बढ़ जाएगा, बराबर। जो बढ़ता है इसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसको इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बढ़ जाता है इसके लिए हम बोलते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट था वो बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, लेकिन बच्चों अब हम फॉर्मूला क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, बराबर, फाइंड करते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने को ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। देखिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं इधर, ग्राफ कुछ इस तरह से है। बच्चों मैंने जब एजियोट्रॉप्स पढ़ाया था आपको तब एक बात भी समझाई थी, याद रखना। कौन सी बात थी, वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला हमने टॉपिक पढ़ लिया था आगे एजियोट्रॉप्स में। तो एक सेम कंडीशन इधर आ गई ना, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रिवर्सल
क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्या है, इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल है, बराबर, सॉरी रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल है इसका। क्लियर इतना? तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो यहाँ पे ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा। ओके, अब देखो मान लीजिए आप बच्चों आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, प्योर सॉल्वेंट, मान लीजिए क्या पानी है, तो 25 डिग्री पे होगा। ओके, किस पे होगा, 25 डिग्री पे मान लीजिए। तो मैं जो भी ग्राफ प्लॉट करता हूं वो मैं वेपर प्रेशर बराबर और टेम्परेचर के वर्सेस ग्राफ दो, तो यहाँ पे इस तरफ जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन मेरे को मालूम है कि वेपर प्रेशर की जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो वाली लाइन ये है, ये 1 ATM की लाइन है, बराबर। ध्यान से देखना है बच्चों, ग्राफ समझ में आ गया तो थियरी भी समझ में आ जाएगी, बराबर। ये वाली जो लाइन थी वो कौन सी लाइन है, एटमॉस्फेयर प्रेशर की, ओके, यानी कि 1 ATM। तो बच्चों आपको पानी को क्या करना है, बॉयल करना है। अभी पानी किसके अकॉर्डिंग है, 25 डिग्री के ऊपर है, बराबर। बच्चों धीरे 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 आप पानी को गर्म करेंगे, बराबर। ओके, चलिए 25 डिग्री पर आप पानी है अभी, तो बच्चों इसके कुछ तो वेपर प्रेशर हो गया। आपको मालूम है पानी की बोतल में आप देखते हो तो पानी की सरफेस के ऊपर कुछ बूंद है वो पानी की होती है, वो किसकी, पानी का वेपर बना है। पानी की वेपर जब ठंडी होगी तब उसका क्या हो जाएगा, वो कंडेंसन हो गया, एक प्रकार की बूंद बन जाएगी पानी की। तो यानी कि वेपर तो है ना, वेपर है बच्चों, तो वेपर है तो वेपर प्रेशर भी होगा। ओके, तो मान लीजिए कि पानी के जब 25 डिग्री सेल्सियस पे था तो पानी का वेपर प्रेशर इतना होगा। मैं जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगा बच्चों, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा ग्राफ तो कुछ तो वेपर प्रेशर होगी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके मान लीजिए कि ये वाला जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस का सेल्सियस और आप 298 केल्विन तक आप रख सकते हो, बराबर। ये यदि फॉर्मूला, चलो यहाँ पे 298 लिख देता हूँ, फॉर्मूला में केल्विन यूज होता है, बराबर, इसके लिए। चलो 298 केल्विन पे वेपर प्रेशर इतना है। अब बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ाता है बच्चों, देखो यहाँ से मैं जब इसको बॉईल करता हूँ वेपर बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बच्चों ये वाला ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ओके ऊपर जाएगा, बराबर। चलिए मान लीजिए धीरे 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 बढ़ते यहाँ तक आ गया, बराबर, यहाँ तक आ गया, यानी कि ए वाली लाइन को क्रॉस कर गया। कौन सी लाइन को क्रॉस किया, 1 ATM की। तो बच्चों जब यहाँ पे हमने टेम्परेचर देखा, नीचे टेम्परेचर देखते हैं हम, तो बच्चों ये कितना हो जाता है, 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर इतना? ओके, चलो अब क्या होता है बच्चों, अब ये वाली कंडीशन आप सोचो, बराबर। ये सॉल्यूशन बन गया है, सुक्रोज डाल दिया हमने, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्लियर, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो 25 डिग्री पर इसका वेपर प्रेशर इतना था, बराबर है। तो ये वो किसका था बच्चों, ये प्योर सॉल्वेंट का था। किसका था, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ था। अब मैं जब सॉल्यूशन का बनाऊंगा बच्चों तो उसके अकॉर्डिंग तो ये तो वेपर प्रेशर कम ही होगा ना, इसका तो कम ही होगा, नीचे ही ग्राफ प्लॉट आएगा, बराबर। तो मान लीजिए कि यहाँ से शुरू होता है, ओके, तो यहाँ से शुरू होता है, तो अब इसको हम बॉइल करना स्टार्ट करते हैं। तो बॉइल करना स्टार्ट करते हैं उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, बराबर। तो मान लीजिए कि धीरे 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 बढ़ते यहाँ तक पहुंच गया, तब ये 1 ATM को क्रॉस कर गया, यानी कि तब वहां पे कट किया। जब कट होता है तब बच्चों हम उसका टेम्परेचर देखते हैं, तो मान लीजिए कि ये वाला टेम्परेचर आ गया इधर, ओके। तो ये 373 केल्विन यानी कि 373 केल्विन के से ज्यादा ही है, बराबर। तो जो भी यहाँ पे जो हमको जो मिलता है बच्चों, उसको हम T0B से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्यों, ये टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का था, पानी होगा तो 373 केल्विन होगा। क्लियर इतना? ओके। लेकिन हमने जब सॉल्यूशन बना दिया बच्चों, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है। सॉल्यूशन जब हमने बना दिया तब T0B से बढ़ के ये टेम्परेचर मिला, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं TB। क्यों TB? ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, TB। आप यहां से देख सकते हो बच्चों, TB इज ग्रेटर देन T0B, यानी कि TB क्या है, बड़ा है, ओके। सॉल्वेंट से TB बड़ा है, यानी कि इलेवेशन हो गया, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों ये जो डिफरेंस आया इसमें, बराबर है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आया, उसको हम बोलते हैं डेल्टा TB। रेडी? तो बच्चों डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू बनेगा, बड़े में से छोटा बात, तो बड़ा कौन है, TB, माइनस क्या करेंगे, T0B।
क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको? ओके चलिए, तो बच्चों ये जो बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज था उसका फॉर्मूला ये हो गया Tb माइनस T0B। क्लियर? ओके चलो अब सोचिए बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों आया? इसकी वजह से, सुक्रोज की वजह से आया, बराबर। तो बच्चों यहां से अब दो कहानी बनती है, सर सुक्रोज अगर मैं कम डालूं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा डाल दिया तो उसे बॉइलिंग पॉइंट में जो भी बढ़ोतरी आती है वो आएगी कि नहीं आएगी? तो बच्चों प्रैक्टिकली डेटा पाया गया कि डेल्टा टीबी जो है, डेल्टा टीबी वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इस तरह से मान लीजिए कि सॉल्यूट, बराबर, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि आपने 1 मोल डाला तो बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर यदि आप 2 मोल डालते हो तो 1 मोल से बड़ा है उससे ज्यादा बढ़ेगा, बराबर है। तो कॉन्सेंट्रेशन आती है। तो बच्चों ये वाली कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हमने, अगर हमको फॉर्मूला डिराइव करना है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म रखनी पड़ेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म तो कई भी है, कितनी है देखो, मोलारिटी है, नॉर्मालिटी है, मोलारिटी है, बराबर है, मोलालिटी है, पीपीएम है, जो कोई भी है, परसेंट W/V भी है। तो बच्चों यहाँ पे जो आप खेल देखते हो वो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में खेल देखते हो। क्लियर, इतना? किसके बीच में खेल देखते हो? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। बच्चों टेम्परेचर का बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, बराबर, ऐसा इसमें खेल होगा। तो बच्चों आपको ऐसी टर्म चाहिए कॉन्सेंट्रेशन की जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं हो, बराबर। वैसी टर्म क्या है बच्चों? वो टर्म कहलाती है मोलालिटी। क्या कहलाती है? मोलालिटी। मोलालिटी में अगर आप देखोगे तो नीचे जो आता है वो सॉल्यूट का वेट आता है, और वेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं है। यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम इसके अकॉर्डिंग, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है उसमें बढ़ता है, यानी कि कम होता है। जो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसा कुछ होता है नहीं, सॉरी, कम होता है, बराबर है। चलिए, तो अब इसको मालूम तो पड़ गया कि यह क्या है, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल साइन लगेगी। ओके, तो बच्चों मोलालिटी, यदि हमको प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो वहां पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इधर जो कांस्टेंट रखते हैं उसको हम बोलते हैं Kb इंटू एम। Kb क्या है बच्चों? Kb यहां से Kb इज इक्वल टू मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, बराबर, इसको बोलते हैं मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। क्लियर? चलिए, इलेवेशन कांस्टेंट। अब बच्चों अब आपको मोलालिटी का फॉर्मूला भी मालूम है। क्या मोलालिटी किसको कहते हैं? 1000 ग्राम सोलवेंट के अंदर जो भी आप सोलवेंट के क्या डालते हो, सोलवेंट के क्या डालते हो, जो भी सोलवेंट का ग्राम में वेट, बराबर ना, ग्राम डालते हो उसको बोलते हैं मोलालिटी। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू, मोलालिटी का फॉर्मूला है W2 यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू W1 kg। बच्चों अब यहाँ पे kg नहीं लिख रहे हो तो आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 1000। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया? डेल्टा टीबी का। क्लियर? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला हो Kb इंटू W2 इंटू 1000 इंटू M2 इंटू W1। ओके बच्चों, ये वाली जो ये लास्ट फॉर्मूला था, ये दोनों हमारे पास क्या है? ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बराबर है। ओके चलिए, किस में? न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करने वाले। बच्चों एक बात और है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ये 1 मोल सुक्रोज डाला है। क्या डाला है बच्चों? 1 मोल सुक्रोज, बराबर है। 1 मोल मैं अभी सुक्रोज डालता हूँ इसके अंदर, और मैंने 1 मोल ग्लूकोज डाला है, बराबर है। दोनों अलग अलग है, सुक्रोज अलग है, ग्लूकोज अलग अलग है। तो चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सुक्रोज डाला है, ग्लूकोज डाला है, तो बच्चों चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम ही रहेगा। 1 मोल आप सुक्रोज डालो, 1 मोल ग्लूकोज डालो, 1 मोल यूरिया डालो, बराबर, जो भी डालो चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम ही रहेगा। क्यों बच्चों? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ मोलिक्यूलर के नंबर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, नहीं के इसकी नेचर के ऊपर। तो सॉल्वेंट के ऊपर, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बराबर। और जो Kb है बच्चों, कोई मोलल इलेवेशन कांस्टेंट है, किसके अकॉर्डिंग? सॉल्वेंट का, जो भी सॉल्वेंट का होता है उसके अकॉर्डिंग। ये सॉल्वेंट के हाथ में, ये सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बराबर है। क्लियर? इतना? पानी होगा तो पानी का बढ़ेगा,
यदि ये कुछ और सॉल्यूशन होगा, बराबर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका बनेगा। मान लीजिए कि एमोनिया लिक्विड फॉर्म में है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, बराबर है, तो उसका कुछ बढ़ जाएगा, जो भी होता है वो। लेकिन एक जो कांस्टेंट है वो सॉल्वेंट के हिसाब से होगा, सॉल्वेंट का होगा। क्लियर इतना? ओके, चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला भी मिल गया। अब साथ साथ में बच्चों वो ले ही लेते हैं, कौन सा वाला ले लेते हैं हम, दूसरा जो है वो कहलाता है बच्चों डिप्रेशन, बराबर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट का समझ में आ गया बच्चों, ये समझ में आ गया है तो ये सेम ही है, फॉर्मूला देखोगे तो सेम ही रहेगा, बराबर, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, इसको बॉईल करना था, इसको फ्रीज करना है। ओके, चलिए, तो बच्चों पहले समझिए आप, जब मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, ओके, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं पहले वो समझिए आप। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर वो कम करना, बराबर, टेम्परेचर कम, अगर लिक्विड फॉर्म में आपके पास कोई सॉल्वेंट है, उसका धीरे धीरे टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? तो फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों किसको कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों उसको कहते हैं कि जब लिक्विड सॉल्वेंट है, मान लीजिए यहाँ पे देख रहा हूँ, एक मिनट है, देखो यहाँ से समझो कॉन्सेप्ट को तो बात समझ में आ जाएगी, बराबर। मान लीजिए कि ये पानी है, बराबर, लिक्विड फॉर्म में है, ओके, यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर होगा, ओके, और ये जो भी सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, बराबर, ये भी सॉल्वेंट ही है, सेम सॉल्वेंट है, लेकिन बच्चों ये सॉलिड स्टेट में है, यानी कि हमको सॉलिड तो करना पड़ेगा ना, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड स्टेट में जाएंगे ही, तो सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, बराबर। ऐसे टेम्परेचर, बराबर, मान लीजिए कि सॉलिड यहाँ पे बन गया, सॉलिड कंपोनेंट है। ओके बच्चों, जब सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्वेंट सॉलिड का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होता है बच्चों, वेपर प्रेशर दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर मिलता है वो सेम होना चाहिए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास बर्फ होता है, आइस होता है, जो आइस, तो आइस का वेपर प्रेशर और उसी टेम्परेचर के ऊपर पानी का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे। मालूम पड़ गया? ये क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज हो जाता है, बराबर। तो 0 डिग्री पे जो पानी का वेपर प्रेशर होगा और जो भी आइस का वेपर प्रेशर होगा बच्चों, दोनों सेम हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर पे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? इतना पक्का मालूम पड़ गया, बराबर। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे? वेपर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर हम कम करेंगे, यहाँ पे बॉइल करना था ना, यहाँ पे बॉइल करना था, यहाँ पे क्या करेंगे? हम टेम्परेचर घटाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा था तो यहाँ पे टेम्परेचर कम करना है, घटाना है। ओके, लेकिन बच्चों आपके पास दो तरह की स्टेट है, एक सॉलिड की स्टेट है, एक लिक्विड की स्टेट है बच्चों, बराबर। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है बच्चों, ग्राफ बहुत ही आईएमपी, बराबर। मैंने यहाँ से जो यहाँ ये ग्राफ वाला जो आईएमपी था, इस तरह से ये भी आईएमपी। ग्राफ समझ गए तो बच्चों कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा। देखना, सेम ग्राफ दोहरिए, चलिए, किसके अकॉर्डिंग? वेपर प्रेशर, बराबर, और अकॉर्डिंग किसको दौड़ना है? टेम्परेचर, बराबर है। मान लीजिए अब आपके पास बच्चों दो है, कौन से दो है? एक लिक्विड और एक सॉलिड, तो दोनों का अलग अलग होगा, बराबर। लेकिन अब सॉलिड कंपोनेंट है बच्चों, उसका आप टेम्परेचर कम करते हो, कुछ का टेम्परेचर घटाते हो, तो बच्चों इसका वेपर प्रेशर ज्यादा कम होता है लिक्विड के कंपैरिजन में। दोनों का वेपर प्रेशर कम तो होगा ही, लिक्विड का भी अगर आप टेम्परेचर कम करोगे, बराबर, तो उसका भी वेपर प्रेशर कम होगा इसके अकॉर्डिंग, बराबर। मान लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर कम करते हैं इधर, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, ये समझो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, बराबर, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो भी वेपर प्रेशर है बच्चों वो बढ़ता है, सॉरी, वो बढ़ता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से, यहाँ समझाया था ना मैंने, टेम्परेचर यदि आप बढ़ाते हो तो वेपर ज्यादा निकलेगी, और उल्टा करो, टेम्परेचर कम करो तो वेपर कम निकलेगी, बराबर। तो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, बराबर है। सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना होगा? कम होगा, किसके कंपैरिजन में? लिक्विड से ज्यादा कम होगा। तो सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का अलग अलग ग्राफ आएगा। देखिए अब बच्चों ये वाला ग्राफ ऊपर की ओर गया था, लेकिन यहाँ पे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे आएगा, बराबर। तो मान लीजिए कि ये सॉलिड का ग्राफ है, क्या है? सॉलिड का ग्राफ है। क्लियर? इतना सॉलिड का ग्राफ था, इतना। ओके, क्लियर इतना? चलो
अब बच्चों मैं लिक्विड का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। देखो लिक्विड में भी क्या होगा, कम हो जाएगा कुछ इस तरह से, बराबर। मान लीजिए कि लिक्विड तो यहाँ पे था, इसका टेम्परेचर धीमे 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 घटा रहा हो, तो ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों कट कर दिए, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे जो सॉलिड कंपोनेंट था और लिक्विड जो भी है उसका वेपर प्रेशर है वो सेम हो गया। तो हमारी डेफिनेशन भी यही कह रही है, मैंने बोला तो सही कि सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों सेम हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे सेम हो गया है, तो ये वाला जो टेम्परेचर बच्चों हमको जो मिलेगा, बराबर है, यहाँ से मैं नीचे आऊंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे T0F। सर क्यों नोट लगाया, प्योर है, प्योर, ये प्योर सॉलिड का ग्राफ है और ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, प्योर सॉल्वेंट का। क्लियर इतना? चलिए अब बच्चों इस जो लिक्विड वाला कंपोजिशन था उसके अंदर मैंने कुछ सॉल्यूट डाल दिया, मान लीजिए कि सुक्रोज डाल दिया या जो कुछ भी हो डाल दिया, बराबर। सुक्रोज डालो, ग्लूकोज डालो, जो कुछ भी हो डाल दिया, तो क्या होगा बच्चों डालने के बाद, तो आपको मालूम ही है कि सॉल्वेंट से सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर था, बराबर, जो भी वेपर प्रेशर था उससे वेपर प्रेशर कम ही होगा। किसका कम होगा, सॉल्यूशन का, बराबर है। तो बच्चों ये वाला ग्राफ है ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे आएगा, बराबर। तो कुछ इस तरह से वो इसका भी ग्राफ होगा, देखो यहाँ से यहाँ पर, ओके। ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को यहाँ पे काट दिया, बराबर। यहाँ पे दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो बच्चों इसका टेम्परेचर भी मैं यदि निकालू तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको मैं बोलता हूँ तो बच्चों TF बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, TF। क्यों TF? क्योंकि ये जो है वो सॉल्यूशन का ग्राफ है ना, किस सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, बराबर। तो आप देखो प्योर कंपोनेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये था और उसमें से जब मैंने सॉल्यूशन बनाया तो फ्रीजिंग पॉइंट घट से क्या हुआ, कम होके यहाँ पे आ गया, बराबर है। क्लियर इतना? घट के इधर आ गया ना, ओके। तो अब क्या होगा बच्चों, इसको जो टेम्परेचर का जो भी इसमें इसके अंदर जो डिफरेंस आता है, बराबर, उसको हम क्या क्या बोलते हैं बच्चों, T डेल्टा TF बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा TF, बराबर। आपको डिफरेंस निकालना है तो क्या करोगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू बात करोगे, माइनस करोगे। तो बड़ी वैल्यू कौन है, किसकी है यहाँ पे, T0F की। तो T0F माइनस तो क्या लिखेंगे हम, TF, बराबर। देखो ये वाला फॉर्मूले से अलग है, यहाँ पे नोट क्या है पीछे है, यहाँ पे नोट पहले है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या हो जाएगा, कम होता दिखाई देगा। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर इतना? समझ में आ गया आपको? ओके चलिए, तो सेम, चलो अब सेम कहानी ये वाली, बराबर। डेल्टा TF है वो किसके प्रोपोर्शनल पे होगा, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। क्लियर इतना? क्या हो जाएगा, मोलालिटी। अब इसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना है तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू, सॉरी यस, इज इक्वल टू KF इंटू M, बराबर। तो KF बच्चों क्या कहलाएगा, यस ये वाला भी है, मोलल इलेवेशन था ना, तो इधर हम क्या क्या लिखेंगे, KF इज इक्वल टू मोलल डिप्रेशन, ओके, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, बराबर। किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। क्लियर? किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। क्लियर इतना? चलिए अब इसका फाइनल फॉर्मूला जो डिराइव करते हैं वो क्या करते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, इनटू क्या आएगा इधर, सॉल्वेंट का वेट इन किलोग्राम। यदि किलोग्राम नहीं लिखते तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000। तो ये बन गया हमारा फाइनली फॉर्मूला। जो लास्ट में फॉर्मूला बनता है वो ये वाला फॉर्मूला बनता है, इसके जैसा ही है, बराबर। लेकिन क्या आता है, इधर KF आता है, उधर इधर KB है, उधर क्या आएगा, KB आएगा, ओके। तो समझ में आ गया, ओके बच्चों। अब इसी कंपैरिजन करते हैं, देखना है बात, सेम कहानी इधर भी बच्चों। ये जो डेल्टा TF है वो इसके मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट घटा, तो फ्रीजिंग पॉइंट घटा है वो सिर्फ किसके अकॉर्डिंग डिपेंड होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोलिक्यूलर, बराबर, यानी कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर डिपेंड करता है, और सॉल्यूट का जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी कि आप 1 मोल सुक्रोज डाला है तो जितना पानी का फ्रीजिंग पॉइंट था वो कम हुआ, उतना ही यदि आप 1 मोल ग्लूकोज या 1 मोल यूरिया डालते हो तो उतना सेम ही होगा, बराबर। मोल चेंज करोगे तो चेंज होगा,
क्लियर इतना, इसके लिए बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, पानी का जो केबी है, पानी का केबी है वो 0.52 है। ओके चलिए एक और सवाल बच्चों यहाँ से पहले बच्चों केबी और केएफ का फॉर्मूला क्या होगा, केबी और केएफ का फॉर्मूला क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना ध्यान से बच्चों। ये वाला आपको मालूम है डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो बच्चों केबी का फॉर्मूला क्या बनेगा, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई एम। क्लियर इतना, ऊपर टेम्परेचर है तो हम बोलेंगे केल्विन, नीचे है मोलालिटी है, क्या है मोलालिटी। तो बच्चों मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का मोल बराबर मोल प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, इसका यूनिट बराबर, इसका यूनिट कुछ इस तरह हो जाता है, केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। ओके तो केएफ का भी सेम आएगा, केएफ का भी सेम आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर है तो केल्विन और नीचे मोलालिटी तो ये भी सेम आएगा, दोनों का यूनिट सेम रहेगा। तो पानी के लिए केबी है 0.52 केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल बराबर बच्चों। तो केएफ का वो इसका वैल्यू है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। बच्चों ये दोनों वैल्यूज आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएंगी, दी हुई है। तो सर इससे कॉन्सेप्ट क्या बनता है बच्चों, आप देखो तो केएफ इज ऑलवेज क्या होता है, कैनॉट बी केबी से बड़ा होता है। ओके ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है बराबर, तो बच्चों उसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन बच्चों ज्यादातर अब ये यदि इसका न्यूमेरिकल पूछते हैं तो केएफ और केबी की वैल्यू गिवन रहती है बराबर, क्या रहती है, गिवन रहती है। लेकिन केबी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो बच्चों थर्मोडायनेमिकली जो फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएंगे बराबर। केबी का बच्चों जो फॉर्मूला कुछ इस तरह से, केबी का फॉर्मूला बराबर आर इंटू टी नॉट बी, आर इंटू बराबर आर इंटू टी नॉट बी होल स्क्वायर बराबर इंटू एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन बराबर। और केएफ का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से बच्चों, केएफ इज इक्वल टू आर इंटू टी नॉट एफ स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन बराबर। बच्चों सर डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, ध्यान से सुनो बच्चों। एक मोल लिक्विड को गैसियस स्टेट में बराबर है, गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन। यहाँ पर सर फ्यूजन क्या है, तो एक मोल सॉलिड को बराबर लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं डेल्टा एच फ्यूजन। क्लियर इतना, ओके। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन और डेल्टा एच फ्यूजन, क्लियर। और अब बच्चों मान लीजिए कि ये वाला फॉर्मूला नहीं है, कहीं भी तरफ से आपको थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे कि ये वाला फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इक्वल टू, देखना बच्चों, इज इक्वल टू एल वी इंटू एम बराबर। तो सर एल वी क्या है, एल वी इज इक्वल टू लिटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बराबर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो मैंने क्या बोला था, एक मोल लिक्विड को गैसियस स्टेट में, तो बच्चों यहाँ पे 1 ग्राम लिक्विड को गैसियस स्टेट में, क्लियर। तो बच्चों हो गया ना, ए मोल के लिए है, ए ग्राम के लिए है, तो ग्राम इंटू में मोलिकुलर मास करूंगा तो मिल जाएगा ना 1 मोल के लिए, ओके। वैसे ही आप यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन को कैसे डिफाइन करोगे, तो कुछ इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, एल एफ इंटू एम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बराबर, यहाँ पे वेपर, यहाँ पे फ्यूजन इंटू एम, ओके। ए वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो बराबर। मैं एक से मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो बच्चों कुछ फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा, के बी इज इक्वल टू आर इंटू टी नॉट बी स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर, देखना बच्चों, इंटू 1000 बाई डेल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल वी बच्चों, क्या आ जाएगा इधर, एल वी, ओके। तो सर एम कहाँ गया, तो बच्चों एम तो कट जाएगा, देखो यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, तो एम तो कट जाएगा, ओके। इसके लिए फाइनल फॉर्मूला यह बनेगा, तो इसके लिए फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, के एफ का, तो के एफ इज इक्वल टू आर इंटू टी नॉट एफ एम और उसके डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एल एफ,
रेडी, एल एफ मैंने यहाँ पे लिखा है के एफ बड़ा है। तो बच्चों अब देखो एलवी है ना, एलवी यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 1 ग्राम में जो पानी है यानी कि जो लिक्विड स्टेट में है उसको गैसियस स्टेट में आपको चेंज करना है, तो जितनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी 1 ग्राम को उसको हम बोलते हैं एलवी। ओके, और यहाँ पे क्या होता है एल एफ। बच्चों हमेशा याद रखना किसी भी कंपोनेंट के लिए, हमेशा याद रखना किसी भी कंपोनेंट के लिए यहाँ से देखो जो लिक्विड है, लिक्विड में से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए बच्चों हमेशा एनर्जी ज्यादा चाहिए, बराबर। किसी कंपैरिजन में सॉलिड में से आपको लिक्विड में आना है तो एनर्जी कम लगेगी, लेकिन लिक्विड में से गैस में जाना है तो एनर्जी हमेशा ज्यादा लगती है, बराबर। तो सॉलिड्स में से लिक्विड में आना है उसको हम क्या बोलते हैं एल एफ। तो बच्चों एल एफ की वैल्यू है वो हमेशा कम होगी, क्या होगी, हमेशा कम होगी, किसके अकॉर्डिंग, एलवी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों यहाँ पे देखो एलवी की वैल्यू क्या है, बराबर एलवी की, गलत लिखा ना इधर, यहाँ पे ऐसा होगा, बराबर। ओके, तो एलवी की वैल्यू ज्यादा है तो ये वाला टर्म जो है वो क्या है, बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा, नीचे है इसके लिए। यहाँ पे आंसर ये वाला जो टर्म है वो क्या है, छोटा है, तो आंसर बड़ा आएगा। तो बच्चों के एफ हमेशा बड़ा होता है, किससे, के बी से। ओके, तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको मैंने समझाई है, बराबर। एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो 2-3 बार देखिए, सोचिए, समझिए, बराबर। अगले लेक्चर में हम ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बराबर। तो अगले लेक्चर में बच्चों ये जो 2 फॉर्मूला दिए हैं, बराबर, ये पूरा का पूरा वीडियो, बराबर, वो बराबर समझ के आना, देख के आना, समझ के आना। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।